नमस्कार। मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। विदेश पैसा भेजना अब होने वाला है महंगा। दरअसल 1 जुलाई 2023 के बाद एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश रकम भेजने पर अब आपको 5% की बजाय 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के तहत कटेगा। यानी कि 7 लाख रुपए से ज्यादा रकम विदेश भेजने पर अब ज्यादा टीसीएस कटेगा। तो विदेशी बाजार में डायरेक्ट निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो इन नियमों का और क्या असर पड़ेगा आप पर, यह समझना जरूरी है। विदेश में निवेश करना है तो क्या म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ के जरिए निवेश करना ज्यादा बेहतर है, डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करने के बजाय? ये तमाम बारीकियां हैं जो समझना बेहद जरूरी है। विदेश में निवेश के टैक्स नियम आज हम समझने वाले हैं। बारीकियां समझाने के लिए हमारे साथ हैं amitkukareja.com के फाउंडर अमित कुकरेजा, और थोड़ी ही देर में फिनकार्ट के सीईओ तनवीर आलम भी हमारे साथ शो में जुड़ने वाले हैं। अमित, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में। जैसे ही बजट अनाउंस हुआ तो उसमें एक प्रोविजन जो अनाउंस हुआ वो ये था कि जो एलआरएस के तहत जो आप पैसा भेजते हैं बाहर विदेश में, उसमें पहले 5% टीसीएस कटता था, उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ये तो खबर हुई कि हाँ अब इसमें बढ़ेगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं बेसिकली ये हम बात किसकी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ, जब हम लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस की बात करते हैं तो ये होता क्या है, विदेश में इसके जरिए पैसे कैसे भेजते हैं, और ये जो नया टैक्स का प्रोविजन बजट में इस बार अनाउंस हुआ है उसके क्या मायने हैं? देखिए, एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एक प्रोविजन है जहां पे आप आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक अपना पैसा इंडिया के बाहर भेज सकते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एलआरएस ये कुछ नया नहीं है, ये काफी टाइम से एक प्रोविजन है लोगों के लिए जो बाहर की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। एलआरएस की एक लिमिट होती है, वो है $2.5 लाख। तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख से ज्यादा रेमिट नहीं कर सकते इंडिया के बाहर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी बात, जो टीसीएस है, टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। वो आप टैक्स दे नहीं रहे हैं, वो आप एक तरह से एडवांस टैक्स दे रहे हैं। तो अगर जो आप पहले 5% का टीसीएस कटता था, मतलब आपने अगर 100 रुपए इंडिया के बाहर भेजे तो बैंक 5 रुपए आपका काट लेता था और 95 रुपए इंडिया के बाहर भेजता था जो आप इन्वेस्ट करते थे। और वो 5 रुपए जो बैंक आपका काटता था वो आपके बिहाफ पे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या अथॉरिटी में जमा कर देता था। तो वो आपका 5 रुपया एक एडवांस टैक्स की तरह सरकार के पास पहले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले पहुंच जाता था। वही टीसीएस आप 5% से बढ़ा के 20% कर दिया। मतलब कि अगर आप आज 100 रुपए भेजेंगे 1 जुलाई के बाद, जो जब से नया प्रोविजन इफेक्टिव होगा, तो 20 रुपए आपके काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैंक दे देगा और 80 रुपए ट्रांसफर होंगे इंडिया के बाहर जो रेमिटेंस होगी। तो वो आप 80 रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये 20 रुपया आपका एडवांस टैक्स माना जाएगा। ये आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, मतलब एक तरह से टैक्स दे रहे हैं पर आप ये कोई कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, ये आपका एडवांस टैक्स है। तो जब आप साल के एंड में या साल के एंड के बाद जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब ये 20 रुपया एडजस्ट करके जो डिफरेंस होगा वो पे करेंगे, या जो डिफरेंस आपका सरप्लस बनेगा वो आप क्रेडिट के तौर पे वापस ले लेंगे। हाँ, डिसएडवांटेज ये है कि इस 20 रुपए पे जो आप सरकार को या जो टैक्स डिपार्टमेंट को अभी दे देंगे उस पे आप ब्याज नहीं कमा पाएंगे, लेकिन ये आपका टैक्स पेमेंट कंसिडर किया जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। तो आपको इंटरेस्ट का लॉस होगा, लेकिन ये आपका एक टैक्स माना जाएगा। तो आप अपनी रेमिटेंस इसी को दिमाग में और ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंगली कीजिए, ताकि आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर कर सकें। बिल्कुल अमित, तो हमने ये एलआरएस पर टीसीएस के जो नए नियम है उसको अच्छे से बारीकी से आपसे समझा, और इसका इम्पैक्ट हम क्या देख सकते हैं ये भी अमित आपने बताया। अब जब हम ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि कुछ सालों में काफ़ी इन हो गया ये कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल बाजार में आप निवेश करके एक अच्छा एक एक्सपोजर भी ले सकते हैं बाहर के बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक में निवेश करके।
क्या तरीके हैं जो ग्लोबल स्टॉक में अभी मौजूदा समय में निवेश करने के तरीके हैं तमाम इन्वेस्टर्स के पास? देखिए, आपको अगर एलआरएस के तहत इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंडिया के बाहर खोलना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलने के लिए या तो आपका एक लोकल ब्रोकर जो इंडिया बेस्ड ब्रोकर है वो मदद कर सकता है, या आप डायरेक्टली उस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी से जो बाहर जहां पे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनके साथ अकाउंट ओपन कीजिए। आपका एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंडिया के बाहर होना बहुत जरूरी है। जब आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना है। क्या आपको डायरेक्ट इक्विटी मतलब कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या आपको म्यूचुअल फंड्स या उनके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे ईटीएफ होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ कंट्रीज उसको यूनिट ट्रस्ट्स भी बोलते हैं। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट थ्रू फंड करना चाहते हैं या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू स्टॉक्स करना चाहते हैं। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स का आप ब्रोशर पढ़िए, उसमें देखिए कि उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या उसकी कोई लिमिट है, या अगर आपने एक एडवाइजर साइन अप किया है उस ब्रोकर या उस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में तो उस एडवाइजर से अपनी रेजिडेंसी की सिचुएशन डिस्कस कीजिए, फिर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको मार्केट के पास्ट परफॉर्मेंस को स्टडी करना है, फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को स्टडी करना है, और वॉलेटिलिटी को माइंड में रखते हुए, हम शायद उस पर अभी चर्चा करेंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक अच्छे होराइजन के लिए कीजिएगा। शॉर्ट टर्म टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट आपको पे ऑफ नहीं करेगी क्योंकि बाहर के मार्केट्स ज्यादा वॉलेटाइल हैं, इंडिया के मार्केट्स शायद इतने वॉलेटाइल नहीं है। बिल्कुल अमित, जैसा आपने बताया कि एक तो डायरेक्ट स्टॉक के जरिए हम निवेश करते हैं और दूसरा म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, फंड ऑफ फंड के जरिए निवेश होता है। बट डायरेक्ट स्टॉक जैसे कि हम घरेलू बाजार में भी देखते हैं, किसी को शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो वो निवेशक जो है वो काफी मैच्योर होना चाहिए, उसको बाजार की जानकारी होनी चाहिए कि बाजार में कौन सी कंपनियां हैं, कौन सी कंपनियों के स्टॉक खरीदने हैं, उनके फंडामेंटल्स क्या है, थोड़ा टेक्निकलिटी की तरफ भी जाना पड़ता है। और हमेशा से हम एक डिस्कशन करते आए हैं कि एक नए निवेशक को क्या एक डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहिए जो पूल ऑफ स्टॉक्स में निवेश करते हैं। सेम सवाल एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए भी उठता है कि एक निवेशक को अगर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, क्या डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना का तरीका जो है वो बेहतर आपको लगता है या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना शुरुआत में सही रहेगा? देखिए, किसी भी एक चीज को सजेस्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूं कि जब हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट होता है या इक्विटी प्रोडक्ट होता है, या वो म्यूचुअल फंड होता है या डायरेक्ट स्टॉक होता है फिक्स्ड इनकम में, या तो डेट फंड्स होते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं। वो हमारी इन्वेस्टमेंट लोकल करेंसी में होती है, इंडियन रुपी में होती है। लेकिन जब हम एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं स्वाति, एक बहुत बड़ा फॉरेक्स फैक्टर आ जाता है। मतलब कि लोकल करेंसी जो इंडिया के बाहर जिस कंट्री में आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल रहे हैं उस करेंसी की डिनोमिनेशन, अगर वो यूएस डॉलर अकाउंट है और आप आईएनआर में हो, तो ना ही आपको वॉलेटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट या फंड पे ध्यान देना है, बल्कि आपने एक और वॉलेटिलिटी एस्पेक्ट पे साइन अप कर दिया है, उसको हम बोलते हैं आईएनआर और यूएसडी का रिलेशनशिप, या आईएनआर और उस लोकल करेंसी का रिलेशनशिप। तो आपको वो भी दिमाग में रखना है। आपको ये देखना है कि क्या इंडियन रुपी की वॉलेटिलिटी ज्यादा है अगेंस्ट दैट करेंसी, क्या इंडियन रुपी कॉन्स्टेंटली वीक होता है अगेंस्ट दैट करेंसी, क्या इंडियन रुपी कॉन्स्टेंटली स्ट्रांग होता है अगेंस्ट दैट करेंसी। तो आपको ये तीसरा फैक्टर भी, एक तो है फिक्स्ड इनकम या वेरिएबल थ्रू इक्विटी, दूसरा आपका स्टॉक्स या थ्रू म्यूचुअल फंड, तीसरा आपका लोकल करेंसी का उस इंटरनेशनल करेंसी से रिलेशनशिप, ये भी समझना है। जहां तक मैं सजेशंस देता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप चैन की नींद सोएं, आप हमेशा अपने रिस्क को मिटिगेट कीजिए थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड दस इन्वेस्टिंग इन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ इन द इंटरनेशनल मार्केट। बिल्कुल। तो अमित, मैं आपकी इस बात से जाऊंगी कि आप कहना चाह रहे हैं कि तरीका ये अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड रूट के जरिए इंटरनेशनल बाजार में निवेश कर सकते हैं। उस पर थोड़ी और हम चर्चा आगे करेंगे। हमारे साथ तनवीर आलम, हमारे एक और एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं।
तनवीर, हम यही बात कर रहे हैं कि ग्लोबल बाजार में निवेश कैसे करें, क्या है फायदे, अभी क्या सही समय है ग्लोबल बाजार में निवेश करने का। बहुत सारी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे, पर जो शुरुआत में मैं अमित से भी पूछ रही थी, जब ये एलआरएस के थ्रू, मतलब डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जो ये 5% से बढ़कर 20% जो टीसीएस कटौती 1 जुलाई से लागू होगी, कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इसका निवेश पर? जैसा कि अमित भी बता रहे थे, ये एनीवे बाद में आप इसको क्लेम करते हैं और ये आपको आप उसको क्लेम कर सकते हैं बेसिकली वो उस अमाउंट को, पर इसके कुछ डाउन साइड्स या डिसएडवांटेजेस आपकी नज़र में? देखिए, बेसिकली ये जो एलआरएस में टीसीएस बढ़ाया गया है, ये इनडायरेक्टली आपको आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट कम कर दी गई है। जो $2.5 लाख था पर पैन पर फाइनेंशियल ईयर, वो पहले 5% डिडक्ट होता था, अब 20% टैक्स कलेक्टेड हो जाएगा, डिडक्टेड टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, और आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है अब वो $2 लाख इन्वेस्ट। तो टेक्निकली गवर्नमेंट ये डिस्करेज कर रही है कि भाई आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उनको अपने इंडियन रूपी को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इस नजरिए से। तो ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी लिमिट कम हो गई है। ये जो टैक्स आपकी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, इसको आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो टेक्निकली आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट लिमिट कम हुआ है और आपको एक्चुअल लॉस नहीं है ये। ओके, आप कह रहे हैं लिमिट कम हुआ है। मुझे थोड़ा सा इसमें और क्लैरिफाई कीजिए तनवीर, क्या ये समवॉट रिलेटेड टू, क्योंकि जब हम विदेश में निवेश की जो एक कैपिंग है $7 बिलियन की, सारे जो फंड्स मिलाकर $7 बिलियन की कैपिंग है, और पर म्यूचुअल फंड मैक्सिमम $300 मिलियन की अनुमति मिलती है म्यूचुअल फंड को निवेश करने की विदेशी बाजार में। ये जो आप बता रहे हैं, जो इम्पैक्ट आपकी नज़र में है, वो इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल है या फिर म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला ये डिसीजन है? ये ओवरऑल लिमिट है वो फंड हाउस इंस्टीट्यूशन के अलग है। आप आज मान लीजिए अगर इंडिया की इंस्टीट्यूशन लिमिट खत्म हो गई है, आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, $2.5 लाख के जगह में $2 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल लिमिट अलग हो गई है। लेकिन ये क्योंकि गवर्नमेंट को ये रेगुलेशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये क्योंकि इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ रही है और इंडियन रूपी को प्रोटेक्ट करना है, इस वजह से जितने भी आउटफ्लो इंडिया के बाहर जाएंगे डॉलर के तौर पे, डॉलर इन्वेस्टमेंट के, उनको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है ताकि रूपी स्टेबिलिटी आ जाए। ओके, ये आपने इसका तर्क दिया कि क्या एक मंशा हो सकती है सरकार के इस फैसले के पीछे। अब जब हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अमित, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कोई भी अभी बाजार में डायरेक्टली, चाहे जैसे माने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हर एक इन्वेस्टमेंट के अपने टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो जब डायरेक्ट स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो टैक्स इम्प्लीकेशन एक निवेशक को किस लिहाज से देखना और समझना चाहिए? देखिए, डायरेक्ट स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो पहले तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स को समझें। जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में, इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के बाहर, तो 24 महीने का जो पीरियड होता है वो टर्म डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि क्या ये गेन जो आप कर रहे हैं, जो बुक करेंगे, जो प्रॉफिट बुक करेंगे, वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर वो 24 महीने से ज्यादा का पीरियड रहा है आपका होल्डिंग पीरियड, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, उस पर 20% का टैक्स है और उसमें आपको इंडेक्सेशन का भी एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन अगर वो 24 महीने से पहले का पीरियड है जब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, और वो टैक्स बेसिकली आपके इनकम टैक्स स्लैब से कैलकुलेट होता है। उसमें इंडेक्सेशन का एडवांटेज नहीं मिलता है, और जो टैक्स रेट होता है, जो भी आपका इनकम टैक्स रेट होता है, उसी के बेसिस पे वो टैक्स कैलकुलेट होता है। ओके, तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब आप बाहर के स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, मैं एक बात ऐड कर लूँ अमित की बात में, कि जिस कंट्री के स्टॉक, जैसे मानिए यूएस के स्टॉक्स आप ले रहे हैं, अगर उनके साथ आपकी DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है,
तो दोनों देशों में, मतलब भारत में भी और फॉर एग्जांपल यूएस में भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यूएस में भारतीयों के लिए कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं है, जैसे आप इन्वेस्ट वहां पर करते हैं, लेकिन भारत में आपको उस कमाई पर टैक्स देना होगा। तो जिन जिन कंपनीज के साथ आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और उसके बाद जैसा अमित ने बताया, जैसे अमेरिका में फॉर एग्जांपल 24 महीने माना जाता है लॉन्ग टर्म गेन, और उसमें इंडेक्सेशन के साथ 20% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और अगर 24 महीने से कम की होल्डिंग है, मतलब 2 साल से माफ कीजिए कम की होल्डिंग है, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो टैक्स लैब के अनुसार लगेगा। ये तो बात हुई डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की और उसके टैक्स इम्प्लीकेशन की। पर तनवीर, हर कोई तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर नहीं सकता है, तो आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए एक अच्छा पोर्टफोलियो में भी डाइवर्सिफिकेशन निवेशक कमा सकते हैं और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में भी निवेश करने का उन्हें मौका मिल सकता है? बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली क्या है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा जरिया है एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको उस स्टॉक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च पूरी होनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। क्योंकि ये देखिए, मुमकिन नहीं है किसी भी इंडियन बेस्ड इन्वेस्टर के लिए कि वो ग्लोबली सब स्टॉक को ट्रैक करे और उसके लिए रिसर्च करे। तो टेक्निकली ये सेकेंडरी रिसर्च भी पॉसिबल नहीं है, प्राइमरी तो दूर की बात है। तो सबसे मेरे क्लाइंट से सलाह ये रहेगी कि वो म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के जरिए निवेश करें तो उनके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात ये है कि ये स्टॉक वोलेटिलिटी जो है डायरेक्ट स्टॉक में बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अभी स्टैंडर्ड डिविएशन एक पैरामीटर है जो आप डायरेक्ट स्टॉक के लिए लेते हैं, ये म्यूचुअल फंड के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन होती है। दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट स्टॉक में आपको मोर्टेलिटी या वो कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाए, ये सब भी रिस्क रहता है। तो हमेशा ये सलाह रहेगी कि आप अगर इंटरनेशनल या इंडियन में मार्केट में भी अगर आप रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। अगर आप नहीं रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं तो किसी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के जरिए आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो 3 तरीके जो कि म्यूचुअल फंड के जरिए विदेशी निवेश के हैं, जैसे तनवीर भी बता रहे हैं, फंड ऑफ फंड्स के जरिए, मतलब भारतीय फंड जिनका विदेशी फंड में निवेश है, यहाँ पर ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, घरेलू फंड जो विदेशी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उनमें निवेश है, और कुछ विदेशी स्टॉक में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड भी, घरेलू म्यूचुअल फंड भी होते हैं, वो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का एक अच्छा एक्सपोजर लेने का तरीका है आपके लिए। विदेशी बाजार में अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको निवेश करना है तो किन बातों का रखना है ख्याल? अमित कुकरेजा और तनवीर आलम हमारे साथ हैं। अमित, ये अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि विदेशी निवेश म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे फिर वो ईटीएफ हो, फंड ऑफ फंड्स हो, या घरेलू जो कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका एक्सपोजर इंटरनेशनल स्टॉक्स में होता है, कोई भी तरीका क्यों ना हो, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने के आपको फायदे क्या लगते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैक्स किस तरीके से लगता है इन पर? देखिए, म्यूचुअल फंड में आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, और डाइवर्सिफिकेशन हमको पता है रिस्क को मिनिमाइज करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनली या इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप अपने रिस्क को मिटिगेट करते हुए डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन से आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट यूएस डॉलर अकाउंट में होता है, तो आपका जो रुपी डॉलर का डिप्रिसिएशन फैक्टर होता है वो हेज हो जाता है, वो मिटिगेट हो जाता है। तो ओवरसीज एजुकेशन अगर किसी का गोल है तो उनके लिए वो पैसा आराम से करेंसी रिस्क से बच जाता है। अब आपका क्वेश्चन है कि टैक्स इम्प्लीकेशन। देखिए, 3 साल की जो होल्डिंग होती है इंटरनेशनल फंड में या म्यूचुअल फंड जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करता है, वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड कंसिडर किया जाता है। 3 साल या उससे ज्यादा का होल्डिंग पीरियड में जो कैपिटल गेन्स बुक होते हैं वो एलटीसीजी क्वालिफाई करते हैं। 3 साल से पहले
STCG क्वालिफाई करते हैं। LTCG मतलब वही आपको 20% टैक्स लगता है, और STCG में आपको जो इनकम टैक्स स्लैब होता है उसके बेसिस पे टैक्स लगता है, प्रोवाइडेड आप रेजिडेंट इंडियन हैं। और ये चीज़ें हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एक एज ए रेजिडेंट इंडियन आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये आपको सजेशन दे रहा हूँ। ओके तो एक अच्छा फंड अगर चुनना हो तनवीर, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इस रूट के थ्रू निवेश करना चाह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो एक अच्छा फंड किन पैमानों पर खरा उतरना चाहिए आपकी नज़र में? और ये सवाल हर किसी के लिए है जो जानना चाहता है कि हमें करना कितना निवेश चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, एक पर्टिकुलर परसेंटेज कितना हो? इसके दो ऑप्शंस है स्वाति। एक तो है कि आप अपने, जैसे अमित ने कहा, एक चिल्ड्रन एजुकेशन गोल अगर से टैग कर सकते हैं, तो एक वो पोर्टफोलियो जो बिल्ड करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक एलोकेशन उस नजरिए से कर सकते हैं गोल प्लानिंग के तहत। या अगर आपको गोल प्लानिंग के नजरिए से नहीं इन्वेस्ट करना है, तो एक आइडियल इन्वेस्टमेंट किसी भी कैटेगरी में, इंटरनेशनल कैटेगरी में 10 से 15% के ऊपर नहीं होना चाहिए। आइडियली आपको स्टार्ट स्लो करना चाहिए 7-8% से, ग्रेजुअली 10% फिर 15% ले सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो साइज के ऊपर और आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। अगर आपके रिस्क एपेटाइट सही है, आप हाई रिस्क ले सकते हैं, तो आप उसे 15% तक ले जाइए। अगर लेकिन रिस्क एपेटाइट आपके कम है, और तो फिर आप थोड़ा उसको ज़्यादा 7-8% तक रख सकते हैं। एक तो ये एलोकेशन का हो गया क्वेश्चन आपका। दूसरी बात है कि किस तरह फंड सेलेक्ट करें। देखिए, एक अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर आपको मिलता है, तो आप उस पर निवेश कर सकते हैं। उस पर क्वालिटी स्टॉक्स रहता है, वो 40-50, 30 और 50 के बीच में रहता है। यदि अगर आप म्यूचुअल फंड नहीं लेना है, तो जो ETF जो बेस फंड है, आप उस पर भी निवेश कर सकते हैं। क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि खास करके ओवरसीज जो फंड हैं, वो अपने मेन इंडेक्स को बीट करने में ज्यादातर सक्षम नहीं हो रहे हैं। तो ETF फंड्स को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, मोस्ट लाइकली आपकी फंड सिलेक्शन भी अच्छी रहेगी, और आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई कौन से फंड अच्छा है, कौन से फंड मैनेजर परफॉर्म कर रहे हैं। ओके बिल्कुल। तो फंड चुनना बेहद ज़रूरी, आपके लक्ष्य के हिसाब से कितना एलोकेशन करना है, रिस्क एपेटाइट क्या है, और कम से कम 5 साल का नज़रिया ज़रूर रखना चाहिए। और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जैसे तनवीर ने भी बताया, 7 to 8% थोड़ा सा मीडियम रिस्क है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक भी आप जा सकते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स पर हमने आज चर्चा की शो में। धन्यवाद करेंगे अमित आपका और तनवीर आपका हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।